नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, नव कोशिकाओं के निर्माण, उनके भरण पोषण, मरम्मत आदि क्रियाओं में अपना पूर्ण रूप से योगदान देता है। अब अगर देखें तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो दो जगह से प्राप्त होता है। एक होता है जीव जगत से, दूसरा होता है वनस्पति जगत से। जीव जगत से अगर देखा जाए तो जितने जैसे कि मांस है, अंडा है, दूध वगैरह, इनसे दूध से बनी चीज़ें वगैरह में। वनस्पति जगत में जैसे कि दालें हैं, सभी प्रकार की दालें आ जाएगी। उसके अलावा जैसे कि सोयाबीन वगैरह हैं, इन सभी के अंदर भी जो है प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब अगर देखें तो प्रोटीन को जो है हमारे शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। आधारशिला की संज्ञा देने का मतलब है कि जो हमारा शरीर है उसके निर्माण में पूर्ण रूप से प्रोटीन का योगदान है। यानी कि हमारे शरीर की जो नींव बन रही है, यानी कि जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर वही नहीं बनेगी तो शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो उसी कोशिका के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है प्रोटीन। इसलिए हमारे शरीर की इसको आधारशिला की संज्ञा भी दी गई है। अब अगर देखा जाए जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं उनसे लिया गया है, जिसका नाम होता है प्रोटियस। प्रोटियस जो है जिसका शाब्दिक अर्थ देखें अगर तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। यानी कि वह चीज़ जो कि सबसे प्रथम स्थान ग्रहण करती है वही प्रोटीन है। प्रोटीन की जो खोज हुई थी, प्रोटीन की खोज की गई थी डच के एक निवासी हैं जिनका नाम है मुल्डर। तो प्रोटीन की जो खोज हुई सन 1838 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? डच निवासी, यानी कि डच स्थान है जहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मुल्डर। उनके द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी। अब अगर देखा जाए एक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर का लगभग 1/5 भाग जो है वो प्रोटीन का है। यानी कि 20% तक जो हिस्सा है वो प्रोटीन से बना होता है। अब अगर देखा जाए जो ये प्रोटीन है ये कई तरीके से प्राप्त होता है। कई तरीके के इसमें अधिक अमीनो अम्ल की अधिकता भी होती है, कुछ अमीनो अम्ल की इसमें कमी भी पाई जाती है। उन्हीं के आधार पे प्रोटीन को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रोटीन का जो वर्गीकरण है, प्रोटीन को का वर्गीकरण जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वो है गुणवत्ता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पे वापस इसको कई भागों में बांटा गया है। दूसरा है प्राप्ति साधन के आधार पर, यानी कि कहाँ से ये प्राप्त होता है। और जो अगर देखा जाए तीसरा जो है वो है रासायनिक आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर या रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। सबसे पहला देखते हैं गुणवत्ता के आधार पे जो है उसको 3 भागों में फिर से बांटा गया है। यानी कि किसमें ज़्यादा अच्छे मात्रा में अमीनो अम्ल है, किसमें कम है और किसमें बिल्कुल भी ना है उनके बराबर। तो जो सबसे पहला है वो है उत्तम गुणवत्ता वाले। दूसरा जो है आंशिक
आंशिक जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में या फिर बहुत कम जो पाए जाते हैं, या तीसरा जो है वो है बिल्कुल अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण जिसमें बिल्कुल भी ना हो, आंशिक जिसमें कुछ मात्रा में ही है, उत्तम जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले गुणवत्ता के आधार पर समझ लेते हैं। गुणवत्ता यानी कि जो प्रोटीन है उसमें कितनी मात्रा में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ में अधिक होते हैं, कुछ में कम होते हैं, उसी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तम गुणवत्ता वाले, या फिर इनको कह सकते हैं पूर्ण प्रोटीन। उत्तम गुणवत्ता वाले हैं यानी कि ये पूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा में पाए जाते हैं या पूरी तरीके से पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है पूर्ण प्रोटीन। ये ज़्यादातर जो होते हैं जीव जगत से जो प्राप्त हो रहे हैं हमें, जीव जगत से, जैसे कि मांस है, अंडा है, यकृत है, मछली है, तो इनसे जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो पूर्ण रूप से प्रोटीन पाया जाता है। फिर आ जाता है दूसरा है आंशिक गुणवत्ता वाले, जिसको हम मध्यम प्रकार के प्रोटीन भी कह सकते हैं। मध्यम का मतलब होता है जिसमें एक या एक दो या उससे एक दो या 3 ऐसे भी कह सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्लों की या तो कमी रहती है, या बिल्कुल ही वो 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कुछ एक अमीनो अम्ल की इनमें कमी पाई जाती है। ये जो प्रोटीन होते हैं अगर इनको देखा जाए तो जो जो वनस्पति जगत से जो हम प्राप्त कर रहे हैं उनसे ये हमें प्राप्त होते हैं। इन प्रोटीन का अगर देखा जाए जो उपयोग है हमारे शारीरिक वृद्धि विकास में बहुत उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में जो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन नए तंतुओं और कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको मध्यम जो श्रेणी रहती है उसके अंदर लिया गया है। इसमें जो ज़्यादातर जो रहते हैं आंशिक वाले हैं वो आ जाते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले। इसमें वनस्पति आ जाएगा, उत्तम वाले में जांतव से जो थे प्रोटीन वो सारे आ जाएंगे। फिर तीसरा बचता है अपूर्ण प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, अभाव पाया जाता है, जिनका उपयोग हमारे शारीरिक वृद्धि विकास में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते हैं, वे आ जाते हैं अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत। जैसे कि हम लोग जैसे कि साग सब्जी हैं, फल हैं, मक्के के जीन वगैरह हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरीके से किसी भी काम में नहीं लगते हैं। हमने गुणवत्ता के आधार में पढ़ा जिसमें उत्तम प्रोटीन यानी कि पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा, दूसरा पढ़ा आंशिक यानी कि मध्यम प्रकार के, और तीसरा था अपूर्ण यानी कि जिसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला है प्राप्ति साधन के आधार पे, यानी कि प्रोटीन को कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला देखें तो आ जाता है जांतव प्रोटीन, जांतव जगत से। दूसरा आ जाता है वनस्पति जगत से। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन जांतव जगत से प्राप्त किए जाते हैं वो आ जाते हैं उत्तम प्रोटीन की श्रेणी में, जो कि हमारे शारीरिक वृद्धि विकास में बहुत ही उपयोगी रहते हैं। शरीर की वृद्धि बहुत अच्छे से होती है, बढ़वार में सहयोग देते हैं, नई कोशिकाओं के निर्माण में, टूट फूट की मरम्मत में, उनके भरण पोषण में वापस अपना योगदान देते हैं, तो वो आ जाते हैं जांतव प्रकृति के प्रोटीन। जांतव प्रकृति से हम जो प्राप्त करते हैं वो आ जाते हैं, अगर देखा जाए, मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि के अंदर जो हैं ये बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इनको पूर्ण प्रोटीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा दही है, दूध है या दूध से बने पदार्थ जैसे कि मावा, पनीर, चीज़ वगैरह है, छाछ है, दही है, इन सभी के अंदर भी जो है अच्छी प्रकार से पाए जाते हैं। दूसरा आ जाता है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले। वनस्पति जगत से यानी कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो प्रोटीन हैं आंशिक गुणवत्ता वाले प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इसमें कुछ एक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है।
जैसे कि ये जो वनस्पति जगत से हम जो प्राप्त करते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इन सभी में इनमें एक या दो जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका हमारे शारीरिक वृद्धि में किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। फिर आ जाता है जैसे कि इनको अगर देखा जाए तो तीसरे प्रकार के जो प्रोटीन है हमारे पास में वो है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पे भी इनको वापस से जैसे कि अगर देखा जाए तो पहला बांटा गया है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं केवल अमीनो अम्ल जो होते हैं उन्हीं से बने रहते हैं, जो कि अगर देखा जाए जल अपघटन के उपरांत जो होते हैं, यानी कि जल अपघटन के दौरान सरलतम आवश्यक जो अमीनो इकाई है उसमें जो बदलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि अंडे का जो पीला भाग है, अंडे को तोड़ने पर जो पीला चिकना पदार्थ निकलता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है। उसके अलावा जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है ग्लूटेनिन के रूप में पाया जाता है। दूध के अंदर लैक्ट एल्ब्यूमिन के रूप में पाया जाता है। फिर आ जाता है संयुक्त प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा साधारण प्रोटीन, अब है दूसरा जो है वो है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन जो कि जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दो रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य जो पोषक तत्व भी विद्यमान रहते हैं उनको संयुक्त प्रोटीन कहा गया है। यानी कि साधारण प्रोटीन प्लस अन्य प्रोटीन मिलकर बनाएगा संयुक्त प्रोटीन, जिसमें अगर देखा जाए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन अभी हमने पढ़ा था, ग्लाइको जो रहता है वो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ है अनाज वगैरह में पाया जाता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन प्लस साधारण प्रोटीन बराबर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। फिर आ जाता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर देखते हैं अगर हीमोग्लोबिन प्लस साधारण प्रोटीन मिलकर बनाएंगे यहाँ पर हीम, यानी कि जो लौह तत्व है उसका निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार के जो हमारे पास में प्रोटीन है वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं भौतिक क्रियाओं, ताप, शारीरिक दबाव, पाचन क्रिया, जल अपघटन, जल विश्लेषक अभिकरणों के क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विखंडन हो जाता है, यानी कि कुछ एक मात्रा में बढ़ जाते हैं, तब व्युत्पन्न प्रोटीन का जो है वो निर्माण होता है। जैसे कि जमा हुआ दूध है, जब दूध जमने लगता है तो उसमें केसिन पाया जाता है। जमा हुआ जो रक्त है जो ना तो गाढ़ा हो जाता है ना बिल्कुल तरल होता है, यानी कि एकदम जेली के समान जब हो जाता है तो उसमें पाया जाता है केसिन, फाइब्रिन। फिर आता है उबले हुए अंडे में, उबला हुआ जो अंडा है जो उसका जो कैल्शियम वाला बाहर का जो कोट है वो मुलायम हो जाता है तो उसको कहा जाता है एल्ब्यूमिन के अंदर जो वो उसमें बदलाव देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा जो प्रोटीन है उनके प्रकारों के बारे में, जिसमें गुणवत्ता के आधार पर पढ़ा, उसके अलावा हमने रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर और प्राप्ति साधन जो है उनके आधार पर प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अगला है कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन के कार्यों के बारे में हमने सबसे पहला पढ़ा था, पिछली क्लासेस में भी प्रोटीन के बारे में हमने कुछ एक पढ़ा है, जिसमें होता है सबसे पहला इसका जो कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना। पहला जो कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, शरीर की जो बढ़वार है वो उम्र प्रतिदर देखी जाए तो बढ़ती जा रही है। जैसे कि जन्म के समय एक जो बच्चा छोटा सा होता है, गोदी में आ जाता है, वो 2 साल तक चलता फिरता दिखाई देता है। जो उसकी बढ़वार हुई है वो बढ़वार का कारण क्या है? प्रोटीन है।
यानी कि जन्म के समय जो बच्चे का जो लंबाई थी 25 से 30-35 सेंटीमीटर के करीब थी, वो युवा अवस्था तक आते आते 5 से 6 फीट का हो जाता है। यानी कि जो लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई में बढ़वार हो रही है, उसका प्रमुख कारण है प्रोटीन, जो कि शारीरिक वृद्धि में अपना पूर्ण रूप से योगदान प्रदान करता है। दूसरा जो कार्य है वो है ऊतकों के निर्माण व मरम्मत। नई कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ कोशिकाएं जब बनेगी तो कोशिका आपस में जब मिलेगी, यानी कि एक ही कार्य और एक ही आकार की जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, और यही ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो कोशिकाएं बनेगी, कोशिकाएं जुड़कर ऊतकों का निर्माण करेगी, यानी इन्हीं ऊतकों की अगर कई बार टूट फूट हो जाती है, चोट लग जाती है या रगड़ का कोई प्रभाव पड़ता है, तो इनके पुनः निर्माण के लिए, इनकी मरम्मत के लिए और इनके पोषण में जो योगदान देता है वो प्रोटीन होता है। तीसरा आ जाता है प्रोटीन के अंतर्गत शरीर की विभिन्न क्रियाओं में। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए, प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर आ जाता है हार्मोन्स निर्माण में, यानी कि प्रोटीन के जो अणु हैं वही जो हमारे हार्मोन्स की जो कार्य हैं उनकी नियमितता बनाए रखने के लिए, उनका कार्य का सुचारू रूप से होने में अपना पूर्ण रूप से योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही इनका जो प्रमुख कार्य एक और है वो है मांसपेशियों का संकुचन। प्रोटीन जो है मांसपेशियों के संकुचन और विस्फारण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रमुख योगदान देते हैं, यानी कि जो पेशियां है वो आसानी से सिकुड़ती है, फैलती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो कार्य है वो हम अच्छे से कर पाते हैं, संचालन अच्छे से हो पाता है, अंगों को मोड़ना, उनको खोलना वगैरह आसानी से हो पाता है। फिर आ जाता है एंजाइम्स निर्माण। शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए एंजाइम्स का निर्माण होना आवश्यक है, जैसे कि भोजन के पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, चयापचय के लिए। तो इन सभी क्रियाओं में प्रोटीन जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर आ जाता है विटामिन निर्माण। प्रोटीन जो है वो कई तरह के अमीनो एसिड्स के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी समूह के जो कॉलिन के लिए, जैसे कि मिथियोनिन है, नियासिन है, ट्रिप्टोफैन है आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। फिर आ जाता है दृष्टि में, जिसमें हम सामान्य दृष्टि कह सकते हैं, यानी कि देखने के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, साथ ही आँखों की स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि रेटिना में जो शंकु हैं एवं दंड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की उपस्थिति में विशिष्ट पदार्थों का निर्माण करते हैं और रंगों की मंद रोशनी, तेज प्रकाश में देखने वगैरह के उसके प्रभाव को नियंत्रित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा अगला जो कार्य है इसका है वो है ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि जब हम कई बार कार्बोज युक्त पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ नहीं ले पाते हैं तो उस समय जो प्रोटीन का अपना जो कार्य है, निर्माण का कार्य, प्रोटीन वो कार्य बंद कर देता है और उस समय हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो ऊर्जा देने का कार्य प्रोटीन करता है। उसके अलावा अगला जो कार्य है जल संतुलन, यानी कि हमारे शरीर में जल का बैलेंस बनाए रखने में भी अपनी भूमिका निभाता है और अतिरिक्त जल होने पर ये हमारे शरीर से मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में उसका निष्कासन कर देता है और इन्हीं जल के निष्कासन के साथ में कई हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो प्रोटीन है वो वापस आंतों वगैरह के सभी के स्वास्थ्य के लिए भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में, प्रोटीन के कार्यों के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन की अधिकता और कमी के प्रभावों के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।